नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। मैं हूं कवीन सचान और आज बात भारतीय रेल की और उसकी देरी की और उसके पीछे की वजहों की। रेल मंत्रालय ने 1 नवंबर 2018 तक ट्रेनों के कम से कम 90% तक समय का पाबंद करने का लक्ष्य तय किया है। एक तरफ भारतीय रेलवे देश में बुलेट ट्रेन, हाई स्पीड रेल चलाने की योजना पर काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर ट्रेनों की लेट लतीफी से इसका पीछा नहीं छूट रहा। भारतीय रेल प्रतिवर्ष 1100 मिलियन टन माल का परिवहन के साथ हर साल 8300 मिलियन यात्रियों को सुविधा मुहैया कराती है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। भारतीय रेलवे दुनिया में माल ढुलाई के मामले में चौथे नंबर पर और यात्री परिवहन के मामले पर पहले नंबर पर है। लेकिन 2017-18 के आंकड़े कहते हैं कि देश में 30% ट्रेनें देरी से चल रही हैं। असल वजह क्या है, ये रफ्तार कैसे बढ़ेगी और इसके पीछे के कारण क्या हैं, समझने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ सुबोध जैन हैं, पूर्व सदस्य इंजीनियरिंग रेलवे बोर्ड से, स्वागत है आपका। गणपति सुब्रमण्यम है, ब्यूरो चीफ पुथैया थलाईमुरई से, आपका स्वागत है। SK विज हमारे साथ हैं, पूर्व सदस्य रेलवे बोर्ड से, विज साहब आपका भी स्वागत है। अजय दुआ हमारे साथ स्टूडियो में है, पूर्व सह अध्यक्ष दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर योजना समिति से, स्वागत है जैसा आपका। शुरुआत में जैन साहब आपसे करना चाहूँगा, क्यों ऐसा है कि 16-17 में जो आंकड़ा 77% के आसपास था, यानी कि समय पर ट्रेनों के चलने का, वो 18 में आते हुए थोड़ा सा और बढ़ जाता है, करीब 6% का इजाफा, यानी कि 30% ट्रेनें समय से नहीं चल रही, क्यों? देखिए, इसमें ऐसा है कि आंकड़ों पे एक आंकड़े अलग चीज़ हैं, पर वास्तव में भी ऐसा इम्प्रेशन है कि ट्रेनें ज़्यादा लेट हो रही हैं। इसकी कई वजह हैं। एक तो यही है कि बहुत सारी ट्रेनें बढ़ा दी गई हैं, हॉलीडे स्पेशल चल रही हैं आजकल, और इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी कमज़ोर है। बहुत जो हम लोगों ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी कह के LHB कोचेज़ लेके आए थे, आज LHB कोचेज़ भी जो है फेल हो रही हैं। उसके अंदर भी उसकी वजह से भी ट्रेनें डिले हो रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में हर चीज़ अप टू द लिमिट स्ट्रेच हो गई है। नई दिल्ली स्टेशन पर ट्रेनें बाहर खड़ी रहती हैं क्योंकि अंदर प्लेटफॉर्म नहीं है। प्लेटफॉर्म रिटर्न पिट लाइंस नहीं है, प्लेटफॉर्म, इसलिए प्लेटफॉर्म रिटर्न ट्रेन कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म रिटर्न कर रहे हैं तो प्लेटफॉर्म 2 घंटे बिजी हो जाता है अगर उसी प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आके उसी से वापस जाती है। तो बहरहाल जितनी गाड़ियाँ चलाने का प्रयास किया जा रहा है, और पिछले सालों तक हमारी माल ढुलाई की डिमांड भी थोड़ी कम थी, स्लैग चल रही थी। इस साल काफ़ी अच्छा कमाई हो रही है माल ढुलाई में, तो मालगाड़ी भी चलानी पड़ रही हैं। कोयले पे बड़ा काफ़ी दबाव है, पावर हाउस कोल पे। तो बाकी आंकड़ों का जहाँ तक सवाल है, तो जो लोग आज कुर्सी पे हैं उनको बेहतर पता होगा आंकड़ों का। हम तो लेकिन ये लंबे समय से क्या ये कहा जाए कि हमें जो भविष्य के नज़रिए से, लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना था या उसको एक्सपैंड करना था, उस दिशा में हम नहीं बढ़े, ये एक बड़ा कारण है? जी हाँ, क्योंकि हम लोगों ने जो हमारे ट्रेडिशनल ट्रैक्स हैं उन पे ध्यान न दे के हमने कहा हम DFCC बना देंगे, DFCC से मालगाड़ियाँ उधर चली जाएंगी, ये सब खाली हो जाएगा। तो यही होता रहा कि ये सब खाली हो जाएगा, इसकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो इस वजह से इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नेगलेक्ट हुआ है। ओके, विद साहब, आपके नज़रिए से क्या बड़ा कारण यही है कि हमने विस्तार नहीं किया उन संसाधनों का जिसकी हमें ज़रूरत थी? बढ़ती आबादी या जिस तरीके का रेलवे का ट्रैफिक बढ़ रहा था, लोगों का भरोसा बढ़ रहा था, या फिर कोई और कारण है? कहा जा रहा है कि ट्रैक बदले जा रहे हैं और मॉडर्नाइजेशन का काम चल रहा है। कितना सच है और कितने तथ्य मजबूत हैं? नहीं, देखिए, सिस्टम जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, काफ़ी प्रेशर में है इतनी ट्रेनों को चलाने के लिए। तो अबाउट 3.5 साल पहले एक बहुत अच्छा एम डिक्लेयर हुआ था कि एवरेज स्पीड गुड्स ट्रेन की और कोचिंग ट्रेन की 25 किलोमीटर एडिशनल इम्प्रूव हो जाएगी, और उस वजह से कैपेसिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। उस दिशा में काम हुए हैं, बट ऑफ कोर्स उसकी एग्जैक्ट डिटेल तो ऑफिशियली पता लग पाएगी।
बट वो रिज़ल्ट उतने नहीं है कंप्लीट कि जिससे कैपेसिटी एक्चुअली एनहांस हो गई हो। पिछले सालों में जोर जरूर है कैपेसिटी के लिए, डबलिंग करना, ट्रिपलिंग करना, और बट सबसे बड़ा जो एक रिक्वायरमेंट है कैपेसिटी के लिए, वो जो एवरेज स्पीड बढ़ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लोकोमोशन इम्प्रूव होना। लोकोमोशन की इनएडिक्वेसी से काफ़ी जो गुड्स ट्रेन का मूवमेंट जो कि सैंक्शन स्पीड से कम ही रहता है, वो इम्प्रूव करके कुछ एवरेज स्पीड बढ़ाने का भी एक तरीका है। फिर ऑफ कोर्स इक्विपमेंट फेलियर है। इक्विपमेंट फेलियर अगर इतना ही हाई रहेगा जैसा कि मान लीजिए कुछ साल पहले था, और उसकी फेलियर में कमी नहीं आई है, तो उसका जो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है एक फेलियर का, ट्रेनें बढ़ गई हैं, वो इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। उस वजह से ये पंक्चुअलिटी संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इक्विपमेंट फेलियर जो आपने समर में शब्द इस्तेमाल किया भी ज़्यादा हो जाता है। मैं थोड़ा सा आम पब्लिक के लिहाज से समझना चाहूंगा कि इक्विपमेंट फेलियर रेलवे या उसके परिवहन को लेकर क्या है असल में ये? देखिए, इसमें सिग्नलिंग इक्विपमेंट है, लोकोमोटिव है, रोलिंग स्टॉक है, ट्रैक है, तो ये सभी चीज़ें हैं। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें हैं जिसके ऊपर रोलिंग स्टॉक है और फिक्स स्ट्रक्चर है, ये सब चीज़ों पर निर्भर है, वो सभी चीज़ें शामिल हैं। उन सब की फेलियर्स का जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हैं, अगर वो मार्जिनल ही रहेंगे या इक्विपमेंट फेलियर काफ़ी कम नहीं होंगे, तो इसका जो एक फेलियर से जो इफ़ेक्ट होता है इम्पॉर्टेंट रूट पर, वो बहुत ज़्यादा ट्रेनों पर हो जाता है, और उसकी वजह से पंक्चुअलिटी संभाल लेना एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। और ट्रेन रोज़ चलनी है, 24 घंटे चलनी है। अब एडिशनल ट्रेन भी चल रही हैं, समर स्पेशल भी चल रही हैं, क्योंकि डिमांड है, उस डिमांड को मीट करना है। और गुड्स में जैसे कोयले के बारे में बताया मिस्टर जैन ने, हाँ, अर्निंग्स पिछले 2-2.5 महीने में अच्छी है, कोयले की डिमांड बढ़ी हुई है। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, डिमांड बढ़ गई, आप कह रहे हैं। शुरू किया जी, उस लिहाज से हमारे संसाधन उस लेवल पर हम नहीं बढ़ा पाए। जो पिछले 3 दशक के आंकड़े मैं देख रहा था, वो इशारा यही कर रहे हैं। दुआ साहब, कहा ही जा रहा था, जो कि जैन साहब भी कह रहे थे, कि असल में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की जब बात हुई और जब उसकी कॉन्सेप्ट आया, तब ये कहा गया कि इसके बाद जो कि यात्री रेल सेवा है, उसके लिए हमें अलग से रेलवे लाइन या उनका अलग से ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ट्रैक्स की, हमारा काम चल जाएगा। 2019 उसका टारगेट रखा गया। क्या वाकई वो उम्मीद हकीकत में बदलती दिख रही है, या फिर हम ये कहें कि स्थिति अब जो लेट लतीफ़ी की है, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से हमें माननी पड़ेगी कि लंबे अरसे तक है? कविंद्र जी, मैं आपका इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले, तो शायद रेलवे के 2 तज्ञ बैठे हैं, उन्होंने विस्तारित रूप से कहा भी, ये बताना चाहूँगा कि जब अंग्रेज़ लोग भारतवर्ष को छोड़ के गए थे 1947 में, हमारे पास 48,000 किलोमीटर रूट लेंथ रेलवेज़ की थी, 48,000 किलोमीटर। 1853 में पहली रेलवे आई और 1947 में गए तो 80 उन्होंने यहाँ पे 48,000 किलोमीटर रेलवे बना के गए। आज 70 साल बाद या 71 साल बाद हमारे पास 66,000 किलोमीटर रेल रूट है। बस 18,000 किलोमीटर रेल रूट बढ़ा है 30 साल और 70 साल में। अगर आप वो देखेंगे, वो 250 किलोमीटर या 260 किलोमीटर पर ईयर हर साल इतना ही बड़ा है। और उसकी तुलना में आप देखिए कितना रेलवे गाड़ी कितना बड़े हैं। अब आपने एक आंकड़ा दिया था शुरुआत में कि हमारे यहाँ 8,000 मिलियन लोग ट्रैवल करते हैं रेलवे से। हम दुनिया के चौथे लार्जेस्ट कार्गो हैंडलर हो गए हैं। उस रूप से हमने रेलवे का विस्तार अपने पॉपुलेशन, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हुए बिल्कुल नहीं किया। मैं ये स्पष्ट कहना चाहूँगा। खर्चा जरूर किया हमने, नैरो गेज को ब्रॉड गेज में लाए, हमने पहले जो कोयले से चलते थे उसको इलेक्ट्रीफाई वगैरह किया, पर उसके साथ साथ हमें जो अपना नेटवर्क विस्तार करना था वो हमने बहुत कम किया है। ये पहला मैं एक मुद्दा बताना चाहूँगा आपको। दूसरा जी, अगर हमने उसी रेलवे सिस्टम को जितनी लेंथ है
उसी के ऊपर ज़्यादा ट्रेन चलानी है तो हम वो पुराने तरीके से नहीं चला सकते। पुराना तरीका क्या, मैनुअली हम सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन करें। सबसे ज़रूरत मेरे हिसाब से, अगर आपने रेलवेज़ को टाइम पे चलाना है और ज़्यादा गाड़ियाँ चलानी हैं तो सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन रेलवे में बिल्कुल आधुनिक, हमें ऑटोमेटिक सिस्टम लगाने की ज़रूरत है। पुराने तरीके से बिल्कुल नहीं कर सकते। ये चीज़ नए मंत्री महोदय ने इसके बारे में भी टिप्पणी की है कि हम 100% अब करेंगे ऑटोमेशन उसका सिग्नलिंग का। अब उसके लिए पैसे लगाने की ज़रूरत है। पैसे लगाने के अलावा उसको जल्दी रूप से उसको एक्सपैंड करने का, नहीं तो ऐसे ही गाड़ी चलती रहेगी। देश की लोक संख्या बढ़ रही है, ज़्यादा लोग पैसेंजर्स, तो अभी भी कार्गो रेलवे से हाईवेज में चला गया रोड पे, पर पैसेंजर मूड में तो सबसे पॉपुलर रेलवे ही है। हमें वहाँ पे काफ़ी रूप से काम करने की ज़रूरत है। अब आपने प्रश्न पूछा डेडिकेटेड रेल फ्रेट DFC का। सब DFC का कॉन्सेप्ट कई वर्षों से चल रहा था। हमने दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की जब प्लानिंग वगैरह की गई थी उसके अंदर भी ये शामिल था, पर 7 साल की डिले। 2015 में ये एस्टिमेट था कि ये फंक्शनल हो जाएगा, जब 2008 में इसको सैंक्शन किया गया था। 7 साल क्यों दिया गया? 2008 में इसका प्रस्ताव हुआ और 2015 का टारगेट था जो मुझे याद है। प्रस्ताव हुआ, सरकार की मान्यता दी गई, कैबिनेट वगैरह जो भी होता है जी, पर टेंडर निकालते ही 3 साल लग गए। उसके बाद एक सिंगल टेंडर आया। सिंगल टेंडर में हम अवार्ड नहीं कर सकते, कारण हमारे जो रूप है कंपटीशन चाहिए। अब करते करते 2022 में शायद दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का जो DFC है, वेस्टर्न DFC कहते हैं, वो तैयार हो जाए। ईस्टर्न DFC जो है वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ अदर से 2021-22 से पहले कोई नहीं होने वाला मेरे हिसाब से। और वेस्टर्न में मुझे अभी भी शंका है, कारण बम्बई के पास लैंड एक्विजिशन अभी भी इशू है। कि पहले हो गया होगा, पर गुजरात से जैसे ही निकलते हैं वो जमीन अभी सरकार के ताबे में नहीं आई। को सीधे शब्दों में कहूं दर्शकों के लिहाज से कि जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के सफर के साथ उम्मीद थी कि रेलों की जो लोड है वो ट्रैक पर कम होगा और ज्यादा रफ्तार के साथ ट्रेनें चल वही पटरी पे नहीं चल रहा है। 2021 तक कम से कम इंतजार करना होगा, कम से कम उससे भी ज्यादा हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। गणपति, जिस तरीके से हमने इसको प्लान किया 2008 में, 2015 आते आते अब वो 2021 की बात दुआ साहब कर रहे हैं क्योंकि उससे जुड़े रहे हैं, क्या और ऐसे बड़े फैक्टर हैं? क्योंकि एक ट्रैक को बदलने का काम भी कहा गया, क्योंकि जिस तरीके का लोड रहा है ट्रैक्स पर, ट्रैक पुराने हो चुके हैं। जहाँ जिन ट्रैक पर पहले 24 घंटे में 3 या 5 ट्रेनें गुजरती थी, वहाँ पर 300 से 500 ट्रेनें गुजर रही हैं। किस तरीके से हमने इवॉल्व किया है या करने की ज़रूरत थी जिससे हम लैग कर गए पिछले 3 दशक में? आज का दिन भी सबसे सस्ता अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, रेल के अलावा कोई रास्ता नहीं है। रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट सब इससे काफ़ी महंगा है। और पिछले 50 साल से 60 साल से हमने जो पॉलिसी ये रखा है कि रेलवे पैसेंजर फेयर इज सब्सिडाइज्ड। हाउ इज़ इट सब्सिडाइज्ड? जो कार्गो में जो इनकम आ रहा है वो पैसेंजर को हम सब्सिडी दे रहे हैं, फिर रेलवे के हाथ में बचेगा ही क्या? तो फाइनेंशियली रेलवे धीरे 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 खोखला हो गया है। इसी कारण कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा ही नहीं है, तो फिर कैसे इतना ज़्यादा गाड़ियाँ उसी ट्रैक पे इससे ज़्यादा तेज़ चलेगा? वो है ही नहीं। वो तो हमारा पॉलिसी बिल्कुल गलत था। कई देशों में, यूरोपियन कंट्रीज़ में आज भी है कि इवन एयर ट्रैवल इज़ चीपर देन रेल ट्रैवल। इफ़ यू हैव टू ट्रैवल बाई ट्रेन यू हैव टू पे मोर। अभी धीरे धीरे फेयर बढ़ाने का पॉलिसियाँ आ रही हैं, फ्लेक्सी फेयर कर रहे हैं। ये सब तो इतने सालों से हमने किया ही नहीं, सस्ता रखा आम आदमी के लिए। तो आम आदमी के लिए जो सर्विस है उसमें थोड़ा बहुत डिले है, वो चलता है। ऐसा करते करते इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। अब इसको ड्रास्टिकली चेंज करना होगा, नहीं ये तो चेंज कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी इंडिया का पॉपुलेशन चाइना से भी बढ़ने वाला है। हो सकता है 20 साल में या 30 साल में इंडिया विल बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री एंड मोर नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग बाय ट्रेन विल इंक्रीज इवन मोर। कितना पैसेंजर जो है फ्लाइट से चला जाएगा? क्योंकि आंकड़े कह रहे हैं कि पिछले 7 साल में करीब 28% का ग्रोथ ईयरली दिख रहा है जहां पे पैसेंजर्स का। और एयरपोर्ट ऑलरेडी फ्रोजन है, चोक्ड है, जगह ही नहीं है, तो कहाँ जाएंगे पैसेंजर? और सस्ता वाला जो पैसेंजर है वो उनको तो चाहिए कि रेलवे ही चाहिए। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं हुआ, उसकी वजह से रेलवे इस स्थिति में है। अगर इसको चेंज करेंगे धीरे धीरे, रेलवे का अलग बजट था वो भी करके अभी एक बजट कर दिया,
तो असली रेलवे का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, रेलवे के पास कितना पैसा है, डिप्रिसिएशन अकाउंट में क्या है, आप रोलिंग स्टॉक चेंज करने के लिए, ट्रैक्स चेंज करने के लिए ये सब नहीं करेंगे तो कैसे ये डिलेज अवॉइड कर पाएंगे। बॉटलनेक्स बहुत है, दिल्ली तक गाड़ी पहुंच जाती है, मतलब बाहर दरवाजा में खटखटा रहा है, वो भी हो सकता है आधा घंटे का डिले हो, लेकिन दिल्ली के अंदर घुसते घुसते 2 घंटे का डिले हो जाता है, बिकॉज देयर आर सो मेनी ट्रेन्स एंड किसको पहले रास्ता देंगे, आने वाले का या जाने वाले का, ऐसा करते करते तो डिले हो ही जाता है। इवन दिस स्टैटिस्टिक ऑफ 70% व्हीकल्स ट्रेन्स बीइंग ऑन टाइम मे नॉट बी करेक्ट, 30% से ज़्यादा डिले होगा कोई अगर दिल्ली जैसा जगह ले लें तो ड्रास्टिक चेंज लाना होगा। पैसेंजर फेयर को मार्केट रेट पे थोड़ा नज़दीक में ला करके लगाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत इंक्रीज पेन होगा पब्लिक को, तो अब क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकली नॉट एक्सेप्टेबल बट करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जिस तरीके से बात हो रही है विद साहब, सवाल ये उठता है कि हम जिस नीतियों के साथ अब रेलवे के आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गणपति ने बिल्कुल ठीक कहा कि पहले हम उम्मीद करते थे कि किराया नहीं बढ़ाना है और जो फ्रेट से पैसे आ रहे थे वो हम यात्री भाड़े पे उसको हम वहाँ पर बर्बाद कर रहे थे, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर उसको इस्तेमाल किया गया होता ट्रैक पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में, सुविधाओं को ज़्यादा मॉडर्नाइज करने में, तो बेहतर तरीका था। क्या उसके लिए देरी हो चुकी है, हमने उसकी तरफ कदम बढ़ा दिए हैं? नहीं, सर्टनली इन्वेस्टमेंट जो है स्ट्रेंथन करने को, इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ाने के लिए, इक्विपमेंट फेलियर कम करने के लिए वो इन्वेस्टमेंट कम हुआ है। आप देखिए 2009 के बाद काफ़ी सालों में डेप्रिसिएशन रिज़र्व फंड में बहुत कम पैसा अलॉट हो पाया, बिकॉज सरप्लस कुछ हार्डली था। अभी भी लेटर ईयर्स में असिस्टेंस जो है सेंट्रल बजट से ज़्यादा बढ़ती गई, प्लान साइज बहुत बढ़ जाता है, पर ये सारी चीज़ों के लिए पैसा अलोन एक प्रॉब्लम नहीं है। पैसे के साथ उसका यूटिलाइजेशन, उसका रिटर्न, उसका, क्योंकि कभी तो रेलवे को इस खोखलेपन से निकलना होगा ना, तो वो सिचुएशन में आने के लिए एक यूटिलाइज कर लेना, टाइमली यूज़ कर लेना, प्रॉपरली यूज़ कर लेना, इन चीज़ों में कोई टेक्नोलॉजी इंडक्शन जो है फास्टर हो, क्योंकि आफ्टर ऑल सोल्यूशन यही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है। कोई सिंपली लाइनें ऐड करके, वो बहुत एक सिंपल सोल्यूशन है कि लाइनें ऐड कर दो, लाइनों का विस्तार कर दो, पर जो लाइनें ऐड कर दी जाती हैं उनके वजह से खर्चा और भी बढ़ता जाता है। जो लाइनें हैं उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा लेना एक ज़्यादा इफ़ेक्टिव सोल्यूशन होगा। उसके लिए टेक्नोलॉजी का इंडक्शन जो है मेरे ख्याल में स्लो रहा है, वो एक फास्टर और इफ़ेक्टिव और रिज़ल्ट ओरिएंटेड होने का ज़रूरत है। ये किया जाए, और जैसे मैंने कहा अच्छा एम था एवरेज स्पीड बढ़ जाना, तो वो चीज़ें अचीव हो जाए तो स्थिति इम्प्रूव होगी। क्योंकि डीएफसी में देरी हुई है जी, डीएफसी से जो एक्सपेक्टेशन थी वो देरी की वजह से वो मीट नहीं हो पाई, पर जो एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा थी वो भी एक मॉडरेट होने की ज़रूरत है। तो ये सारी स्थिति में ये मंत्रालय ने लक्ष्य दिया है साहब कि 1 नवंबर 2018 तक करीब 90% ट्रेनों को समयबद्ध कर दिया जाए। क्योंकि दुआ साहब, सवाल ये कि जब एक यात्री फ्लैक्सी प्लान के जरिए पैसे पे कर रहा है तो वो चाहेगा कि उसकी ट्रेन अपने गंतव्य तक सही समय पर पहुंचे। अब उसके लिए अगर कुछ लोग कम पैसे पे कर रहे हैं तो उसका हर्जाना वो शख्स क्यों भुगते, वो यात्री क्यों भुगते? सवाल कि जिस रास्ते की तरफ हम बढ़ना चाह रहे थे, इक्विपमेंट, नई टेक्नोलॉजी, उसकी तरफ हम कितना आगे बढ़ चुके हैं, और कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज अगर देखें ट्रैक या पटरियों को लेकर कितना पीछे या कितने हम पैरेलल इस वक्त चल रहे हैं? सब जो आपने कहा, पहला मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपने किसी यात्री से सुपर स्पीड, हाई स्पीड या जो फास्ट ट्रेन का पैसा लिया है, सरचार्ज लिया है, अगर आपकी गाड़ी लेट पहुंचती है, मार्जिन रख लीजिए 20 मिनट, आधा घंटे का लॉन्ग डिस्टेंस पे, अगर नहीं होता तो उस पैसेंजर को वो रिफंड पूरा मिलना चाहिए। लोग 4-4, 5-5 महीने पहले हॉलीडे स्पेशल की बुकिंग कर लेते हैं, आगे प्लान करते हैं हमने कहाँ जाना, 4 दिन के ट्रिप पे जाना या 40 दिन के ट्रिप पे जाना, और बहुत लोग इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे टिकट दे रहे हैं और वो हो नहीं रहा।
रेलवे को भी कमर्शियल संस्था के रूप में काम करना है। नहीं तो लोग बस में जाएंगे, हवाई जहाज़ में जाएंगे, हवाई जहाज़ सस्ते हो जाते हैं अगर पेट्रोल का रेट कम वगैरह होता है। वो रेलवे को भी उसी रूप से काम करना पड़ेगा। अब दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा साहब, मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है कि रेलवे का काम में करने का हमें बिल्कुल जो प्रणाली है उसमें बदल लाने की ज़रूरत है। वो बदल, अभी तक हम इसको डिपार्टमेंटल संस्था समझते हैं। अंग्रेज़ों ने बना के गए सबसे बड़ा संस्था। प्रोफेशनलाइजेशन की ज़रूरत है जी रेलवे के टेक्नोलॉजी लाने के लिए। मतलब आपको अगर डर रहेगा हमेशा भैया ये टेक्नोलॉजी फेल हो जाएगी, तो 10 लोगों के आप साइन अप्रूवल लेते हैं, एक आदमी कहता है नहीं, तो बाकी गाड़ी रेलवे के वही पटरी से उतर जाती है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, थोड़ा अनुभव है रेलवे का भी मुझे, बाकी सब मैं ये कहना चाहूँगा कि रेलवे में टेक्नोलॉजी लाने के ऊपर हमें बहुत खर्चा करने की ज़रूरत है। और अब पैसे की हमें इतनी अड़चन नहीं है, कारण $16 बिलियन 1 लाख करोड़ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने 4 साल पहले रेलवे को लाइन ऑफ क्रेडिट सैंक्शन कर दिया है। 1 लाख करोड़। कहाँ रेलवेज का कैपिटल बजट होता था 5,000 करोड़, 6,000 करोड़, अब आपके पास 1 लाख करोड़ ड्रॉ करने की क्षमता है। उसके अलावा रेलवे सेफ्टी फंड बजट के अनुसार 1 लाख करोड़ का बनाया गया है, सारे एक्सीडेंट्स वगैरह देख के। उसके अंदर भी 20,000 करोड़ रुपए बजट से डाल दिए गए हैं। मतलब 4 साल में 1 लाख करोड़ का जो सरकार ने लक्ष्य रखा है, ये इसीलिए है कि हम अपनी गाड़ियों का सेफ तरीके से और टेक्नोलॉजी रूप से चलाएं। 1 लाख, आखिर की मैं कविंदर जी कहना चाहता हूँ, अब कब तक हम बोलते रहेंगे कि हमारी गाड़ियाँ तेज़ चलेंगी, जब हमारे पास हज़ारों अनमैन्ड का लेवल क्रॉसिंग है। अब वहाँ से गाय भैंस भी निकलती है, हमारे रिक्शा वाले भी निकलते हैं, पैदल भी निकलते हैं, गाड़ी कहाँ से तेज चलेगी? बेसिक्स पर हमें फोकस भी करना होगा। हमें वो चीज़ें जो इतने वर्षों से पता है, आज तक हम कहते थे हमारे पास पैसे नहीं है, अब पैसे आए हैं तो रेलवेज को खर्चा करने की जरूरत है, उनको कैपेसिटी टू स्पेंड जिसे कहते हैं उसकी आवश्यकता है। आपके नज़रिए से, क्योंकि आप लंबे अरसे से रेलवे को कवर कर रहे हैं, पॉलिसीज़ में बदलाव हुआ है, मंत्रालयों में मंत्री बदले हैं, सिस्टम बदला है, फिलहाल जिस तरीके के लक्ष्य हासिल करने की तरफ रेलवे बढ़ता दिख रहा है, किस तरीके से इस बड़ी समस्या को आप देखती हैं और कितना वक्त? एक लॉन्ग टर्म विजन चाहिए इनको। क्या है, अगर कोई आज एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट को कैसा प्रिवेंट करना है, सेफ्टी फंड, ये वो सब बात करते हैं, फिर 2-3 महीने बाद देखिए वो उसको भूल जाते हैं बिल्कुल। तो कई सारा बेसिक चीज़ें, जैसा रेलवे स्टेशन है, किसी के बारे में किसी को पूछ लीजिए रेलवे स्टेशन कैसा है, 90% आंसर तो यही मिलेगा कि बहुत गंदा है, साफ़ नहीं किया है, ये वो। अभी ये सरकार आने के बाद भी जो है स्वच्छ भारत अभियान रेलवे स्टेशन में भी चला रहे हैं कि एक रेलवे स्टेशन क्लीन रखना, ये भी बोलना पड़ रहा है। तो ये तो मतलब ये सब भूल ही गए हैं कि अब रेलवे के डब्बी के अंदर टॉयलेट कैसा है आप देखिए, और खाने के बारे में कितना कंप्लेंट आ रहा है। मतलब पूरा सिस्टम को बदलना होगा, तभी जाके ये ठीक होगा। एक चीज़ से दूसरे चीज़ से नहीं होगा, और 1 साल में 2 साल में नहीं होगा, लंबे समय से 5 साल 10 साल 15 साल कैंपेन की तरह अगर ये चलाएंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो मुश्किल है। जय साहब, 2 चीज़ें हैं, स्पीड बढ़ाने को लेकर तमाम चीज़ें ज़रूर दिखती हैं, लेकिन बाकी जो सुविधाएं हैं कम से कम वो तो हाथ में है रेलवे के पास, वो को तो सुधारी जा सकती है, वहाँ भी बड़ी अड़चन है। नहीं देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता कि बाकी सुविधाएं कर दो, स्पीड। जब मैनेजमेंट होगा तो सारी चीज़ों पे इकट्ठा फोकस होगा। प्रोफेशनल अप्रोच की जरूरत है आपका। प्रोफेशनल अप्रोच विल हैपन। अभी आपने मिशन रफ्तार बनाया, आपने मोबिलिटी डायरेक्टरेट बनाई, तो ये पीस मील एफर्ट से कुछ नहीं होगा। रेलवे बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिपार्टमेंट है, कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है, और इसमें फोटो ऑप का कोई स्कोप नहीं है। देयर हैज़ टू बी कंसर्टेड एफर्ट कि जो हो रहा था वो कम से कम उसको तो ठीक से चलने दिया जाए, उसके बाद दूसरी चीज़ें की जाएं। यानी कि मूलभूत जो ज़रूरतें हैं उस पर फोकस करते हुए लॉन्ग टर्म पॉलिसी, और जैसे कि दुआ साहब ने कहा कि फंड की कमी नहीं है, लेकिन तेज़ी के साथ हमें अडॉप्ट करना है नए सिस्टम, नई टेक्नोलॉजी को। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे कार्यक्रम को आप YouTube पर देख सकते हैं, youtube.com/rajsabha.tv/देशांतर पर। आप हमें मेल कर सकते हैं dd.rajsabhatv@gmail.com पर। और अब बात दर्शकों के सुझाव और उनकी राय की।
नीतीश कुमार लिखते हैं, हमारे कार्यक्रम कश्मीर नीति अगला कदम हमने 20 जून को दिखाया था। उन्होंने लिखा है कि भारत और विश्व की महत्वपूर्ण और ताज़ा घटनाओं को गागर में सागर की तरह समझाने वाले प्रोग्राम को देश देशांतर कहते हैं। और प्रणाम राज्यसभा टीवी को, जो गांव में रहने वाले मुझ जैसे बेटों की सोच को वैश्विक बना रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पिंकी यादव एक और दर्शक जो कि हमें लिखते हैं कि कश्मीर नीति पर ही हमारे प्रोग्राम को लेकर कि कश्मीर में अगर टूरिज्म डेवलप करना है तो इन आपसी मतभेदों को त्याग कर काम करना होगा। राज्यसभा की प्रस्तुति बहुत ही बेमिसाल है और सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप दर्शकों का शुक्रिया। यूं ही हमें अपनी राय, सुझाव, आलोचना लिखते रहिए ताकि हम अपने कार्यक्रम के स्तर को ऊपर उठाने की कोशिश करें। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।